पेज नंबर 14 पे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय के पर्यायवाची नाम। अभी ये आगम के नए पुस्तक हमारी चल रही जिसमें द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के जी, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की चर्चा हमारी जारी थी पेज नंबर 14 पर। तो दीदी ऊपर से ले लूं, स्टार्ट से पेज नंबर 14 के। आप कौन बोल रहे हैं? आवाज बहुत क्लियर नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ दीदी, मैं बोला 14 पेज नंबर स्टार्ट से ही पढ़ूं। हाँ 14 से करो ना, स्वरूप जी हाँ द्वितीय खंड जी, यही करना था, उससे पहले तो अपना पूरा हो गया था। हाँ हो गया था वहां तक। तो दूसरी दृष्टि से विचार करें तो सर्वथा शब्द का अर्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की अपेक्षा भी होता है। सर्वत्र अपने को पेज नंबर 14 द्वितीय खंड लेना है। पेज नंबर दीदी 14 हमने लास्ट पेज नंबर 14 पे किया था। यहाँ तक कर लिया था और वीरेंद्र जी नहीं पढ़ा था तो वो बरोबर कर रहे हैं। अच्छा। दीदी वो 13 पेज तक हो गया था, द्वितीय खंड स्टार्ट होना था। वीरेंद्र जी वहां से ले लीजिए, रिपीट हो जाएगा थोड़ा। हेडिंग बोलिए, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से मिल नहीं रहा है। प्रिया जी, ये जो पीडीएफ आपने डाली है इसमें कौन से पेज पे आएगा ये? मैं ये पीडीएफ से ही देख रहा हूँ। बुक में कौन से पेज पर है? पेज पे। ठीक है। इस प्रकार सर्वथा बंद करने का अर्थ सबको नहीं, मात्र उसे जो द्रव्यार्थिक चक्षु से देख रहा है वो सदा नहीं, मात्र उस समय जब वह द्रव्यार्थिक चक्षु से देख रहा हो, सर्वत्र नहीं, मात्र उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वह द्रव्यार्थिक चक्षु से देख रहा हो ऐसा होता है। दूसरी दृष्टि से विचार करें तो सर्वथा शब्द का अर्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की अपेक्षा भी होता है। सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा, इस क्रम में सर्वथा अंतिम शब्द है, अतः इसका प्रयोग चारों के समुदाय में भी हो सकता है, होता भी है। जैसे अग्नि सर्वथा गर्म है, जीव सर्वथा चित स्वरूप है, पुद्गल सर्वथा रूपी है। इन उदाहरणों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सभी अपेक्षाएं आ जाती है। सभी अग्नि गर्म है, उसका प्रत्येक प्रदेश गर्म है, उसकी प्रत्येक पर्याय गर्म है एवं उसका स्वभाव भी गर्म ही है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव चित स्वरूप है, प्रत्येक जीव का प्रत्येक प्रदेश चित स्वरूप है, प्रत्येक जीव की प्रत्येक पर्याय रूप है और प्रत्येक जीव का स्वभाव भी चित स्वरूप है। इसी प्रकार पुद्गल पर भी घटित कर लेना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों में घटित करने पर भी सर्वत्र शब्द से मिथ्या एकांत नहीं हुआ, क्योंकि जीव स्वचतुष्टय से चित स्वरूप ही है, अग्नि स्वचतुष्टय में गर्म ही है एवं पुद्गल स्वचतुष्टय से रूपी ही है। वस्तुतः बात ऐसी है कि सर्वथा शब्द को यदि अपर पक्ष की गौणता के अर्थ में ही समझा जाए तो मिथ्या एकांत नहीं होता। जब उसे उपरांत अपर पक्ष के निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब ही मिथ्या एकांत का दोष आता है। जिस प्रकार किसी प्रयोजन विशेष के आग्रह से एक आंख फोड़ लेने वाले की मात्र वह एक आंख ही नहीं फूटेगी अपितु वह व्यक्ति ही काना हो जाएगा, उसी प्रकार एक नए के आग्रह से दूसरे नए का निषेध करने से मात्र उस नए का ही निषेध नहीं होगा अपितु प्रमाण ज्ञान भी खंडित हो जाएगा, सम्यक ज्ञान ही नहीं रहेगा, क्योंकि अंशों के निषेध से अंशी का निषेध एवं अंशी के निषेध से अंशों का निषेध सहज ही हो जाता है।
अतः शास्त्रों में किसी भी नए का सर्वथा निषेध नहीं किया गया है। गौणता कोई दोष नहीं है, वह तो नयों के स्वरूप में ही समाहित है। यहाँ विशेष बात ध्यान रखने योग्य यह है कि यदि जिनवाणी में भी कहीं निषेध शब्द का प्रयोग हो तो उसे भी गौण के अर्थ में समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, द्रव्यायार्थिक पर्यायार्थिक नय के पर्यायवाची नाम। अभी जो जैसे पढ़ा हमें है वो समझ में आ गया? हाँ दीदी, थोड़ा बहुत कहीं डिफिकल्टी रह गई है। हाँ, अपन ने जो ये कवर पेज का फोटो दिया वो भी इसी के हिसाब से दिया है जी। तो चारों शब्दों के अर्थ बताए हैं और इस कवर पेज का जो फोटो है उसका अर्थ भी बताया है। एक आंख बंद कर रहा है, माने जब वस्तुओं को चीजें हैं उसे गौण कर देते हैं। जैसे कि अब शादी होती है तो एक किसी के घर में 4 भाई हैं, पर दूल्हा जो लड़का बना है उसे मुख्य करते बाकी गौण है। तो घोड़े पे कौन बैठेगा? बड़ा भाई जिसकी शादी है वो बैठेगा। तो बाकी खत्म थोड़ी हो जाते हैं, समाप्त थोड़ी हो जाते हैं, उनको गौण कर देते हैं। तो द्रव्यार्थिक नय इसमें भी यही बता रहे हैं, सर्वथा बंद करने को, सबको नहीं। तो यहाँ पर गौण का अर्थ है उसे हम दृष्टि का विषय ही बना रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अब सर्वत्र का प्रयोग क्या है, सर्वथा बंद करने का अर्थ क्या है यहाँ बताया। सर्वथा शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो सर्वथा बंद करने का अर्थ है सबको नहीं देख रहा है, किसी को देख रहा है किसी को नहीं, मात्र उसे जो द्रव्यार्थिक चक्षु से देख रहा हो, सदा नहीं यानी हमेशा, काल के हिसाब से, मात्र उस समय जब वह द्रव्यार्थिक चक्षु से देख रहा हो। सर्वत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर हटा रहे ये सब चीजें, जिस क्षेत्र में वह द्रव्यार्थिक चक्षु से देखा हो ऐसा होता है। सर्वथा शब्द का अर्थ क्या है ये बता रहे हैं। तो कवर पेज पे चले जाओ अपन, पहले सब लोग ये कवर पेज खोल लो पुस्तक का। ये पूर्ण वस्तु है, ये पूरा पेज में वस्तु है। यहाँ पे वस्तुओं के नीचे चित्र भी बनाए हैं छोटे में। अब ये 2 आंखें हैं, एक द्रव्यार्थिक आंख है, एक पर्यायार्थिक की आंख है। एक द्रव्यार्थिक नय पे प्रकाश है और पर्यायार्थिक नय पे अंधकार है। पर्यायार्थिक नय की आंख में बंद करने को अंधकार हो जाए, नजर नहीं आ रही है। तो द्रव्यार्थिक नय का सामान्य अभेद नित्य एक, तो द्रव्य दृष्टि से ये सामान्य द्रव्य और पर्यायार्थिक नय से वो विशेष है। क्षेत्र की दृष्टि से अभेद करते हैं और इधर से भेद करते हैं। काल की दृष्टि से तो नित्य है और यहाँ अनित्य है, और भाव की दृष्टि से एक और अनेक है। तो द्रव्यार्थिक नय में सामान्य अभेद नित्य और एक को विषय बनाते हैं। पर्यायार्थिक नय में विशेष भेद अनित्य और अनेक को विषय बनाते हैं। जब पर्यायार्थिक नय की चर्चा होती है तो विशेष को उससे भेद डाल देते हैं, अनित्य उस समय की चीज है और अनेक चीजों को, एक चीज अनेक को हम विषय बनाते हैं। दीदी ये जो बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं ना, ये थोड़ा क्लियर करेंगी जरा? पेज नंबर बोलो, ऐसे नहीं समझ में आएगा कौन से पेज की बात करते हो। ये पेज नंबर 14 अभी जो बीरन जी ने पढ़ा था ना, कि सर्वथा शब्द को यदि अपर पक्ष की गौणता के अर्थ में समझा जाए तो मिथ्या एकांत नहीं होता। ये अपर पक्ष की गौणता मतलब किस सेंस में लिया गया दीदी? वैसे तुम्हारा मिला रही, अपर मतलब दूसरा पक्ष गौण आना, उसे गौण कर दिया है। अपर पक्ष मीन्स कौन सा पक्ष? अपर पक्ष मीन्स दूसरा पक्ष। पेज नंबर कौन से बोल रहे हो आप? दीदी 14 है, 14 और बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है। बोल्ड में कहाँ लिखा है? जी, ये पेज के सेंटर में है दीदी, बीच में सेंटर में है। जैसे इस प्रकार हम देखते हैं, द्रव्य छेद काल भाव चारों में घटित करने पर भी, इसके थोड़ा 3 लाइन के नीचे दीदी। तो मुझे आंख का एग्जाम्पल दिया ना, आंख से ऊपर, जस्ट आंख से ऊपर आंख का एग्जाम्पल दिया है ना, उसके जस्ट ऊपर हेडिंग कौन सा है? आवाज भी आपकी रजनी आज बराबर नहीं आ रही मेरे को दीदी। ये पेज नंबर 14 है, जो आंख का एग्जाम्पल दिया उसके जस्ट ऊपर है 2 लाइन, बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, सर्वथा शब्द को यदि अपर। आप हेडिंग बोलो, मेरा 14 आपका 14 मैच नहीं हो रहा है दीदी। इसमें बीरन जी ने स्टार्ट किया, वहीं से बोल रही हूँ दीदी मैं। दीदी ये पीडीएफ वाला 14 है और बुक वाला जो है
वो 22 पेज पे होगा। मेरे पास मुझे बुक यहाँ नहीं हेडिंग है नहीं दीदी, है। मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ, मेरे पास बुक बुक नहीं है उसकी। में हेडिंग नहीं दिया है, हाँ पीडीएफ में हेडिंग दिया हुआ है। हाँ बोलो, अब बोलो। हाँ ये जो अभी बीरेन जी ने स्टार्ट किया था ना दीदी, तो जो हाँ सेकंड, इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों में घटित करने पर भी सर्वथा शब्द से मिथ्या एकांत नहीं हुआ। इसके 2 लाइन के बाद जस्ट बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, सर्वथा शब्द को यदि अपर पक्ष की गौणता के अर्थ में समझा जाए तो मिथ्या एकांत नहीं होता। इस लाइन का अर्थ मुझे भाषित नहीं हो रहा दीदी। मुझे ये लगता है इसमें ये मतलब आ रहा है कि सर्वथा शब्द को अगर अपन जो दूसरा पक्ष है, मतलब जिसको मुख्य किया उसको छोड़कर जिसको गौण कर रहे हैं, तो उसके गौण अगर करके समझा जाए तो वो मिथ्या एकांत नहीं होता है। अगर उसका निषेध कर देंगे हम तो वो मिथ्या एकांत हो जाएगा। ओके। जैसा दीदी ने अभी बताया था कि दीदी भाई ये गौण 24 पेज पे है। हाँ मिल गया। सर्वथा शब्द को यदि अपर पक्ष की गौणता के अर्थ हाँ में, इसमें बोल्ड में नहीं दिया बुक में, उसमें बोल्ड में दिया हुआ है। हाँ ये कह रहे हैं, वो जो इन्होंने क्लियर किया ना, दूसरे पक्ष के गौणता के अर्थ में समझा जाएगा तो मिथ्या एकांत नहीं होगा। उसका निषेध मान लेंगे, निषेध के अर्थ में प्रयोग कर देंगे तो एकांत का दोष आएगा। भाई है ही नहीं, अकेला है, 4 भाई है तो नहीं, वो तो अकेला ही है और कोई नहीं है, तो दोष आएगा। गौण है तो चल जाएगा। ओके, समझ आ गया दीदी। हाँ जैसे एक बात बताऊं, कोई शादी के लड़के देखने गया, तो जब दूल्हा बनता है तब एक घोड़े पे बैठता है, बाकी 3 भाई इस बाजू में जाते हैं, तो गौण कर दिया। और कोई शादी करने जाए बताया ही नहीं, तो बस वो तो अकेले ही है, घोड़े पे तो कोई बैठने वाला है ना, वो अकेले ही भाई है ये बताए, और बाद में 4 भाई निकले। तो आपको क्या लेना देना, शादी तो एक लड़के से करनी थी ना, तो 3 भाई हैं तो नहीं, उससे क्या मतलब है। वो अलग रहते हैं, हमें तो हम उन्हें संतान ही नहीं मानते, वो तो अलग चले गए। बोले नहीं, आपको बताना था 4 भाई है, वो साथ में नहीं रहते हैं, उनसे झगड़ा चल रहा है। क्यों? जो फ्लैट है वो जगह है वो पुश्तैनी, और चारों ओर बटेगी, अभी भले आप रह रहे हो। आपको बताना चाहिए था, आपने झूठ क्यों बोला, जो आपको उससे प्रयोजन नहीं था ना। ऐसी बात नहीं है, तो गौर कर देंगे कि वो शादी में नहीं आएंगे, ये नहीं है पर है, ये बताना चाहिए था ना। हमने तो मरा मान लिया, कह दो आप ही। तो जो निषेध बताओ नहीं तो तकलीफ है, बताना जरूरी है। तो उसे गौण अर्थ में किया तो कोई बात नहीं, आपने निषेध ही कर दिया, है ही नहीं तो नहीं चलेगा। समझ गया दीदी, समझ आ गया। हाँ हाँ दीदी आगे पढ़ूं? और सब ये समझ में आ गई? ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। हाँ। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय के पर्यायवाची नाम। जैसा हमें ज्ञात है कि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु के सामान्य अंश को द्रव्य और विशेष अंश को पर्याय कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य, सामान्य, अभेद, नित्य एवं एक तथा पर्यायार्थिक नय के विषय को पर्याय, विशेष, भेद, अनित्य एवं अनेक आदि शब्दों में अभिहित किया जाता है। इस प्रकार उक्त नयों के संदर्भ में संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामान्य, अभेद, नित्य और एक, ये सभी विशेषण विभिन्न अपेक्षाओं से द्रव्यार्थिक नय के विषय होने से द्रव्य पद के ही पर्यायवाची रूप में प्रयोग किए गए हैं, तथा विशेष, भेद, अनित्य एवं अनेक, ये सभी विशेषण विभिन्न अपेक्षाओं से पर्यायार्थिक नय का विषय होने से पर्याय पद में ही पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। यद्यपि एक दृष्टि से उपर्युक्त शब्द एकार्थवाची है, तथापि विभिन्न अपेक्षाओं से प्रयुक्त होने के कारण अपना भिन्न भिन्न भाव भी व्यक्त करते हैं। जैसे जब हम यह कहें कि वस्तु पर्यायार्थिक नय से अनेक स्वरूप है, तो समझना चाहिए कि पर्यायार्थिक नय का यह प्रयोग भाव की अपेक्षा किया गया प्रयोग है, और इसमें वक्ता का अभिप्राय पर्यायार्थिक नय से भाव संबंधी विशेषता बताना है।
इसी प्रकार जब हम यह कहें कि वस्तु पर्यायार्थिक नय से अनित्य है, तो समझना चाहिए कि पर्यायार्थिक नय का यह प्रयोग काल की अपेक्षा से किया गया प्रयोग है और इसमें वक्ता का अभिप्राय काल संबंधी विशेषता बताना है। द्रव्यार्थिक नय के उक्त सभी पर्यायवाची नामों में द्रव्य यह नाम अधिक वजनदार है। इसी प्रकार पर्यायार्थिक नय के उक्त सभी नामों में पर्याय यह नाम अधिक वजनदार है, क्योंकि इन द्रव्य और पर्याय नामों के कारण ही इन नयों के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नाम पड़े हैं। यद्यपि शास्त्रों में द्रव्य और पर्याय शब्दों के अर्थ विभिन्न अपोक्षाओं से प्रयुक्त किए गए हैं, किंतु द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के नय के प्रकरण में द्रव्य माने द्रव्यार्थिक नय का विषय, वह चाहे कुछ भी हो, सामान्य हो, अभेद हो, नित्य हो, एक हो, कुछ भी हो, वही अभिप्रेत यानी कि इष्ट है। और पर्याय यानी कि पर्यायार्थिक नय का विषय, वह चाहे कुछ भी हो, विशेष हो, भेद हो, अनित्य हो या अनेक हो, कुछ भी हो, वही पर्याय शब्द से अभिप्रेत है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की यह भी है कि यद्यपि यहाँ द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश को द्रव्य कहा जाता है तथा आगम में भी इस प्रकरण में प्रायः इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया पाया जाता है, तथापि आगम में कहीं कहीं सामान्य विशेषात्मक सुनो, जो एक द्रव्यांश पे टिप्पणी लिखी है, 1 नंबर 2 नंबर, वो भी सब साथ में पढ़ो, उससे बिना विषय क्लियर नहीं होगा। टिप्पणी दीदी, ये पीडीएफ में तो इसी प्रकार है सभी। 20 नंबर नहीं लिखा, 20 नंबर लिखते नीचे लिखा होगा द्रव्यांश शब्द का अर्थ जहाँ द्रव्य का अंश नहीं होता, अपितु वस्तु का वह द्रव्य कहा जाता है, वह होता है। नहीं, पीडीएफ में तो जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ दीदी, इसी प्रकार से दिया हुआ है। द्रव्यांश के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा? नहीं ना। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए। द्रव्यांश का मतलब द्रव्य का अंश नहीं है, यहाँ अपितु वस्तु का वह जिसे द्रव्य कहा जाता है, वह अर्थ लेना है जी। यहाँ एक बात ये ध्यान देने की है कि यद्यपि यहाँ द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश, इसके ऊपर 22 नंबर लिखा है, पर वो 22 नंबर का कहाँ है, वो दिया हुआ डिटेल उसका दिया हुआ नहीं है शायद कहीं। ये पीडीएफ में तो नहीं दिखाई दे रहा है। वो एंड में नहीं लिखा होगा फिर। अच्छा अच्छा, तो अभी फिर ऐसे ही पढ़ लूं? देखो, ऐसे आप पढ़ो एक पैराग्राफ, समझ में आए तो आगे पढ़ना, नहीं समझ में आए तो ब्रेक देना। जी ठीक है ना, पूछ लेंगे आपसे वैसा। यहाँ एक बात यह विशेष ध्यान देने की है कि यद्यपि यहाँ द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश को द्रव्य कहा जाता है तथा आगम में भी इस प्रकरण में प्रायः इस अर्थ में इसका प्रयोग पाया जाता है, तथापि आगम में कहीं कहीं सामान्य विशेषात्मक अर्थात द्रव्य पर्यायात्मक प्रमाण की विषयभूत संपूर्ण वस्तु को भी द्रव्य नंबर 1 कह दिया जाता है। ये ब्रैकेट में द्रव्य नंबर 1 लिखा है, कह दिया जाता है। अतः यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक। द्रव्य नंबर 1, द्रव्य नंबर 2, द्रव्य नंबर 3 लिखा नहीं मिलेगा। नहीं, नाम आपका रजनी जी है, रजनी जी रहेगा, आपका विक्रम जी रहेगा, है ना? पर मेरे पास में 4 विक्रम जी हैं, तो मैं एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दे दूंगी। अब जो द्रव्य का जो अर्थ है भिन्न भिन्न अंशों में हो रहा है, तो मैंने उनके नंबर बदल दिए हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर डाल दिए। किस हिसाब से दिए? जो एकदम टॉप का, जिसमें सब शामिल, उसे नंबर 1, हमें जो बहुत अच्छा पढ़ता है उसे नंबर 1। तो मार्किंग के हिसाब से ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास, ऐसे नंबरिंग के हिसाब से। तो नंबरिंग इसमें जो किया उसके हिसाब से उसकी कीमत कम होती जाएगी। हमें 1 रुपया को मैंने नंबर 1 दिया है, 8 आने को नंबर 2 दिया है, 12 आने को नंबर 2, 8 आने को 3 और 4 आने को नंबर 4, ऐसे दिया है जी। समझ में आ रहा है ना? 4 आना 8 आना। हाँ, समझ में आया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको नंबर 1 दिया जाएगा, उससे कम होता जाएगा, फिर 2, 3, 4 ऐसा आएगा। हाँ, तो इससे क्या मतलब, आपके पास 100 रुपए है तो नंबर 1 को 100 जाएंगे, 200 रुपए है, नंबर 2 को उससे आधे जाएंगे, नंबर 3 को आधे जाएंगे और आधे आधे चले जाएंगे, ऐसा जी। तथापि
हाँ, तथापि आगम में कहीं कहीं सामान्य विशेषात्मक अर्थात द्रव्य पर्यायात्मक प्रमाण की विषयभूत संपूर्ण वस्तु को भी द्रव्य नंबर 1 कह दिया जाता है। अतः यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि स्थान विशेष पर द्रव्य शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वह द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश द्रव्य नंबर 2 के संदर्भ में है या प्रमाण की विषयभूत वस्तु द्रव्य नंबर 1 के संदर्भ में है। इसी बात की स्पष्टता के लिए कभी कभी संपूर्ण वस्तु को प्रमाण का द्रव्य नंबर 1 एवं द्रव्यांश को द्रव्य नंबर 2 द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य भी कह दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों में तो द्रव्य पद का ही प्रयोग मिलता है, किंतु समझने में आसानी रहे, भ्रम न हो, इसलिए प्रमाण के विषयभूत द्रव्य को हमने द्रव्य नंबर 1 और द्रव्यार्थिक नय के द्रव्य को हमने द्रव्य नंबर 2 तथा द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय के विषय बनने वाले द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रयुक्त द्रव्य को द्रव्य नंबर 3 कहा है। द्रव्य के समान अंशी शब्द भी दो अर्थ में प्रयुक्त होता है। शास्त्रों में कहीं कहीं द्रव्यांश के लिए अंशी और पर्यायांश के लिए अंश शब्द का प्रयोग भी किया गया है तथा साफ साफ लिखा है कि जिस अंशी यानी वस्तु द्रव्य नंबर 1 में अंशी द्रव्य नंबर 2 के सभी अंश गौण हो जाते हैं वह अंशी द्रव्यार्थिक नय का विषय है। इस कथन से ऐसा भ्रम हो सकता है कि अंशी को तो प्रमाण का विषय होना चाहिए, यहाँ उसे द्रव्यार्थिक नय का विषय। पूरा पढ़ लो, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, 4 से समझाओ, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार तो पढ़ लो पूरा विषय क्या कह रहा है। जी, इस कथन से ऐसा भ्रम हो सकता है कि अंशी को तो प्रमाण का विषय होना चाहिए, यहाँ उसे द्रव्यार्थिक नय का विषय क्यों बताया जा रहा है। यहाँ जिस अंशी यानी कि द्रव्य नंबर 2 को द्रव्यार्थिक नय का विषय बताया जा रहा है वह अंशी द्रव्य नंबर 2 भी वस्तु का एक अंश है, संपूर्ण वस्तु नहीं। संपूर्ण वस्तु तो अंश यानी पर्याय और अंशी द्रव्य नंबर 2 मिलकर बनती है, यानी अंश और अंशी मिलकर वस्तु बनती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य शब्द के समान अंशी शब्द भी दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। संपूर्ण वस्तु जो अंश और अंशी मिलकर बनती है वह प्रमाण का विषय है। उक्त समस्त कथन को हम निम्न चार्ट द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह दिया है ये वस्तु यानी कि प्रमाण का विषय। दीदी ये चार्ट समझा दीजिए ना। हाँ, चार्ट अब जो अपन ने बताया है वही चार्ट में समझाया है, बस जो लिखा हुआ है ना तो एक बड़ा बॉक्स बनाना, वस्तु है पूरी, तो वो प्रमाण का विषय है, उसमें द्रव्य नंबर 1 अंशी से नाम लेंगे। तो इसलिए लिखना होगा, आप लिखो चार्ट के ऊपर ही जो लिख सकते हो, 100% लिखे, 100 नंबर में से दिए अपन ने या 100 रुपए दिए, तो वस्तु पूरी समुद्र समझ लो, या पूरी वस्तु समुद्र है ना। अब इसे 2 भाग कर दिए या 100 रुपए हमारे पास, तो 2 भाग हुए द्रव्यार्थिक नय का विषय, पर्यायर्थिक नय का विषय, ठीक है ना जी। तो 2 भाग हुए तो 2 और 50-50 हो रहे, तो ये प्रमाण का विषय जो वस्तु उसे भी द्रव्य बोलते हैं अपन। अब ये 2 भाग हुए द्रव्यार्थिक नय का विषय और पर्यायर्थिक नय का विषय, तो इससे 50-50 हो रहे अंशी को, इसे अंशी भी बोलते हैं। तो यहाँ एक का नाम द्रव्य है, दूसरे का पर्याय है, तो इसका 50 मिले, ऊपर वाले द्रव्य को 100 मिले, नीचे 50 हो रहे, 100 के आधे 50 पर्यायर्थिक में चले रहे। तो समुद्र है तो समुद्र की लहरें हो रही। अब द्रव्यार्थिक के फिर पर्यायर्थिक के दोनों में भेद है, तो इनके दोनों में जो भेद है 4 है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। 50 में से 4 जने को मिलेगा हिस्सा, ये समझ लो। पहले दादाजी है वस्तु, दादाजी के 2 संतानें हुई, परदादा है, उसकी 2 संतानें हैं, उनके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और 100 रुपए में मजा नहीं आता, 1 करोड़ का लगेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दादाजी के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उनकी 2 संतानें हुई, और एक का नाम तो दादाजी रखे, परदादा की 2 संतान है, तो एक का नाम परदादा रख दिया और दूसरा नाम दादा रखा।
तो परदादा नंबर 1 परदादा नंबर 2 हो रहे थे, जैसे अपने थे ना बुश नंबर 1 बुश नंबर 2 ऐसे। तो बुश नाम जो इसका नाम द्रव्य तो 50% मिलेगा, एक 50 लाख मिल रहे दोनों को। अब द्रव्यार्थिक के भी 4 संतान है, पर्यार्थिक के भी 4 और उनके नाम कॉमन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो इनको 50 से चांस से मिलेंगे, हमें एक को 12% मिलेगा, तो 50 लाख के 12.25% कर लो अब आप। तो अब तो द्रव्य नंबर 1 को 100 मिल रहा है, 1 करोड़ मिल रहे हैं, द्रव्य नंबर 2 को 50 लाख मिल रहे हैं, और द्रव्य नंबर 3 को कितने 12.25% मिल रहे हैं। और 12.25 के भी इसके भी द्रव्य नंबर 3 के फिर 2 भेद है, सामान्य और विशेष, तो लहर सामान्य और लहर विशेष हो रही। तो इनको उसके भी आधे आधे मिलेंगे दोनों को। अब पर्याय कितने के जो है थे चारों, उनको फिर 12.25% हो गए। तो वो ये वर्तमान में क्या आ रहा है अपना उदय में, और तो ये काल नित्य भाव नित्य ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और ये पर्यायिक नय का विषय है। कौन सा सामान्य अभेद एक नित्य एक, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। विशेष भेद अनित्य अनेक, ये द्रव्यार्थिक नय पर्यायिक नय का विषय है। एक एक दो भेद हो रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के। तो चूंकि नाम सेम है, नाम अलग होता तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता, और पूरी वस्तु को भी द्रव्य बोल देते हैं। जैसे अब मैंने कहा मुझे तो 50 लाख देने हैं, तो कौन से नंबर के द्रव्य को दोगे 50 लाख? द्रव्य नंबर 2 और 12.25 लाख द्रव्य नंबर 3 क्षेत्र काल और भाव। हाँ, द्रव्य नंबर 3 पर जाएंगे बराबर। और 1 करोड़ पूरे वो वस्तु को प्रमाण का जो विषय है, द्रव्य नंबर 1 समझ में आ गया। तो द्रव्य नंबर 1 में पूरी वस्तु आ रही, द्रव्य नंबर 2 में हाफ वस्तु आई है, और द्रव्य नंबर 3 में हाफ का हाफ नहीं है, 1/4 आई है। हाँ, और सब तीनों में द्रव्य बोल देते हैं। तो कहाँ कौन सा द्रव्य लिया है वो हमें अपनी बुद्धि से लगा, कहाँ पूरा द्रव्य है, कहाँ मीडियम वाला द्रव्य है, कहाँ नीचे वाला द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो हमें समझना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है तो अब एक बार फिर से रीडिंग करो, जो पहले मैंने द्रव्य नंबर 1 2 3 नाम दिए थे, प्रमाण की वस्तु, द्रव्य की वस्तु, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के, वो सब, और सबको एक्सप्लेन कर दो। ठीक, जैसे यहाँ ये कहा गया था कि जो द्रव्य है वो द्रव्य का उपयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। जैसे जो पूरी वस्तु भी जो होती है, जो प्रमाण का विषय होती है, उसको द्रव्य नंबर 1 भी कहा जाता है और अंशी भी कहा जाता है उसको। बराबर है दीदी? और आपने जो उदाहरण घटित किया कि 1 करोड़ रुपया, तो वो 1 करोड़ रुपया यहाँ पर ये जो बड़े बॉक्स में बना हुआ है वस्तु, जो प्रमाण का विषय है, वहां पर वो 1 करोड़ रुपए की राशि जाती है। फिर अब उनके 2 विभाग हो गए, द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य नंबर यानी द्रव्य नंबर 2, और दूसरा भेद हो गया उसका पर्यायार्थिक नय का विषय, जिसको अंश भी कहते हैं। तो वो 1 करोड़ में से 50-50 लाख की राशि दोनों तरफ डिवाइड हो गई। अब इसके आगे के जो भेद है वो दोनों इसमें कॉमन नेम्स है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। तो इनमें 50 लाख के 1/4 हिस्सा मतलब 12.5 लाख इसमें जाते हैं। और फिर उसके भी फर्दर भेद होते हैं, सामान्य और विशेष। जैसे द्रव्य का जो है वो सामान्य और विशेष ऐसे भेद हो गए, और क्षेत्र से इसके अभेद और भेद ऐसा विषय हो गया। फिर काल में नित्य और अनित्य ऐसा हो गया, और भाव से एक और अनेक। तो इसमें जो सामान्य, अभेद, नित्य और एक, ये सब द्रव्यार्थिक नय के विषय हो गए, और विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, ये पर्यायार्थिक नय के विषय हो गए। ठीक है दीदी, आगे बढ़ूं? क्या क्या? हाँ, हो गया दीदी। ठीक है, आगे बढ़ दीजिए जी। पॉइंट नंबर 5, वस्तु को जानने की नय प्रमाणात्मक सहज प्रक्रिया क्या है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानने के लिए सर्वप्रथम प्रमाण के द्वारा द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को समग्र रूप से जाने। तदुपरांत पर्याय पक्ष को सर्वथा गौण करके द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य पक्ष पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित करे। पर्यायों की उपेक्षा करते समय सम्यक एवं मिथ्या पर्यायों का भेद न करके संपूर्ण पर्याय पक्ष को
अविवक्षित रखकर मात्र अभेद सामान्य द्रव्य पर ही दृष्टि केंद्रित करना आवश्यक है, अन्यथा दृष्टि द्रव्यार्थीक नय के विषयभूत द्रव्य तक पहुंच ही न सकेगी। जब दृष्टि सामान्य द्रव्य पर पहुंचेगी तो सहज ही निर्मल पर्याय प्रकट होगी, आत्मानुभूति प्रकट होगी। उसके बाद जब दृष्टि वहां से हटेगी तो पर्याय पर जावेगी अथवा द्रव्य पर्यायात्मक संपूर्ण वस्तु पर भी जा सकती है। पर ध्यान रखने की बात यह है कि पर्याय पक्ष को गहराई से देखने के लिए दृष्टि में द्रव्य पक्ष को पूर्णतः गौण करना होगा, अन्यथा पर्याय का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकेगा। अंततः हमारे प्रमाण ज्ञान में निर्मल पर्याय सहित संपूर्ण द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु प्रस्फुटित होगी। उस प्रमाण रूप सम्यक ज्ञान में द्रव्य और पर्याय एक साथ ज्ञात होंगे। इस प्रकार सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानने की यह नए प्रमाणात्मक सहज प्रक्रिया है। हाँ देखो, हमें ये सब चीजें क्या समझाई जा रही, बताई जा रही है। हमें अपने आत्मानुभूति के लिए आवश्यक है, अपने द्रव्य को स्वभाव को जानना है। तो अब हम अपने ऊपर घटाएं तो हम अपना द्रव्य से भी जान लीजिए ना कि हम आत्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है। तो द्रव्य से जाना, क्षेत्र से मतलब हम छोटे हैं कि बड़े हैं, काल से जैसे हम 2 महीने थे, अब साल थे, हम भी वही थे ना। पर्याय अपेक्षा देखो तो हम छोटे थे, बच्चे थे, युवा हुए, वृद्ध हो रहे हैं, धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती चली जा रही है। तो ये पर्याय अपेक्षा है। तो उसका द्रव्य भी देखना है, क्षेत्र भी देखना है, काल भी देखना है, भाव भी देखना है। तो हम जब छोटे थे तो हम वहां रहते थे, बड़े हुए तो यहाँ आए, और बड़े हुए तो यहाँ आ गए। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा हम 1 महीना, 2 महीना, 5 साल, 10, 25, 50, 60 जितने साल का है, काल की अपेक्षा। तो ये पर्याय अपेक्षा, द्रव्य दृष्टि से वैसे की वैसे ये सब चीजें। तो वही प्रिया जी 2 साल की बच्ची थी तब थी, वही प्रिया जी अभी है। वही नरेश जी 5 साल के थे तब थे, वही नरेश जी अभी है। तो स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं तो स्थिर है। तो हर चीज को 2 दृष्टि से देखना, द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से। और द्रव्य दृष्टि में द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना है, और पर्याय दृष्टि से भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना है। तो पर्याय दृष्टि से विचार करें तो हम पूरे के पूरे बदल गए हैं। बचपन में जो हम थे वो अभी बड़े होकर टोटली हमें चेंज आ गया है। और द्रव्य की दृष्टि से विचार करें तो हम 100% वही है जो 1 महीने के और 2 महीने के 5 साल के में थे वही है। ज्ञान में वृद्धि है, शरीर में वृद्धि है, सब चीजें हैं, तो भी हम वही के वही हैं। तो हर चीज को 2 दृष्टियों से देखना है। जब द्रव्य पक्ष को देखते हैं तो पर्याय पक्ष पूर्णता ग्रहण कर देते हैं, और जब पर्याय पक्ष को देखते हैं तो द्रव्य पक्ष पूर्णता ग्रहण कर देते हैं। और इसलिए दृष्टि का विषय जो हमने पढ़ा था, तो दृष्टि का विषय द्रव्य दृष्टि का विषय है। तो दृष्टि के विषय में स्थिर चीज ली जाती है। अब प्रमाण की वस्तु है तो संपूर्ण वस्तु को समझा जाता है द्रव्य पर्यायात्मक में। तो हम जो बचपन में मैं थी वही मैं अभी हूँ, प्रमाण में संपूर्ण रूप से देखना है। तो अरे बचपन में तो बहुत गोल मटोल थे, अरे अभी तो धुले पतले हो रहे हैं। तो शादी करते हैं पर्याय की दृष्टि से देखते हैं वर्तमान में, और सब स्वभाव समझते हैं, कुछ चीजें समझते हैं वर्तमान की दृष्टि से, कुछ हम पूरे ओवरऑल देखते हैं। तो बचपन में बीमारी हो रही थी, तो कौन सी बीमारी हुई थी? बुखार आया था, चल जाएगा। टीबी हुई थी, डायबिटीज हुई थी, बड़ी बीमारी हुई थी, तो नहीं चलेगा। तो कुछ चीजें बचपन से कनेक्टेड, कुछ नहीं है। तो आने और जाने वाली चीजें तो चल जाएगी, तो जो परमानेंट स्थिर रहने वाली बीमारी है तो नहीं चलेगी। शादी के लिए लड़की देखने गए है ना, हमें अल्पायु लड़की तो नहीं चाहिए ना, सब दीर्घायु चाहते हैं, इसलिए। तो इस तरह से वस्तु को जानते हैं तो नया से भी जानते हैं, प्रमाण से भी जानते हैं। पहले एक चीज से देखते हैं, फिर ग्रहण संपूर्ण रूप से करते हैं। क्लियर, समझ में आया सबको? हाँ दीदी। अब ये द्रव्यार्थी पर्याय देखो, वस्तु को समझने के लिए ये नए हैं, इसलिए द्रव्य पर्याय भेदती है। वस्तु को समझेंगे तो द्रव्य पर्याय से समझेंगे, और आत्मा को समझने के लिए फिर वो निश्चय और व्यवहार वाली भेद है पहले। इसलिए पहले हमें तो आत्मा को सारा समझना इम्पोर्टेंट है, तो निश्चय व्यवहार पढ़ाया, और आत्मा को समझ लिए द्रव्य भी जानना जरूरी है, इसलिए द्रव्यार्थी पर्याय से पढ़ा रहे हैं बाद में। अब इससे भेद प्रभेद है, ये पूरे देख लीजिए। हाँ, द्रव्यार्थिक नय भेद प्रभेद। द्रव्यार्थिक नय सामान्य विशेषात्मक आत्म वस्तु के नित्य एक अभेद रूप सामान्य अंश को विषय बनाने वाला है।
विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से द्रव्यार्थिक न्याय के भिन्न भिन्न भेद बताए गए हैं, जिनके संबंध में परम भाव प्रकाशक न्याय चक्र में विस्तार से विचार के पश्चात डॉक्टर हुकमचंद बारेली जी के अनुसार द्रव्यार्थिक न्याय के मूल भेद 6 ही है, जो निम्न है। पहला, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। दूसरा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। तीसरा, अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय। चौथा, स्वद्रव्य आदि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय। पांचवा, पर द्रव्य आदि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय। और छठा, परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय। इसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय दोनों ही 3-3 प्रकार के होते हैं। इसे हम निम्न चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। दीदी चार्ट समझा दीजिए ना। ये तो नाम है ना, इसको आगे समझाएंगे। अच्छा, तो इनको पढ़ लूं फिर एक बार, इसके ये भेद है इस प्रकार से। हाँ, आज इसका चार्ट बना है, अब एक का विस्तार से वर्णन इसमें आएगा जी। जैसे चार्ट में ये बताया कि द्रव्यार्थिक न्याय जो है इसके 6 भेद बताए इसमें। तो जो पहला शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है, उसके फिर आगे फिर से 3 भेद और बताए गए हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, फिर भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, और तीसरा उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। और जो दूसरा अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय था, उसके भी 3 भेद है। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, और उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। फिर तीसरा भेद था अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय, और चौथा था स्वद्रव्य ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय। पांचवा था परद्रव्य ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, और छठा था परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय। उक्त भेदों में कर्मोपाधि, भेद कल्पना एवं उत्पाद व्यय से निरपेक्षता ही शुद्धता है, और कर्मोपाधि, भेद कल्पना और उत्पाद व्यय से सापेक्षता ही अशुद्धता है। द्रव्यार्थिक न्याय की विषय है। शुद्धता किसे कहना, शुद्धता किसे कहना, समझ में आया बात? तो यहाँ शुद्ध, 2 चीजों मिलावट का नाम शुद्ध या शुद्धि नहीं है। जैसे कि हमें जब अलग अलग होती ना, कपड़े में मैल लग जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, पर शुद्ध घी में, शुद्ध पानी में शुद्ध दूध मिल जाता है तो अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे दूध और पानी वैसे मिलावट की बात नहीं है। यहाँ पर किसकी बात है? तो शुद्ध आत्मा है, उसको कर्म की उपाधि आ गई, कर्म की उपाधि से साफ कह दिया तो अशुद्ध हो गया, उससे रहित कह दिया तो शुद्ध हो गया। आत्मा में भेद नहीं है, उसमें भेद की कल्पना कर दी, भेद कल्पना नहीं करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, भेद की कल्पना कर देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। आत्मा उत्पाद कह रहे हैं, उससे निरपेक्ष बता दिया तो शुद्ध हो गया, उत्पाद भेद से समझा दिया तो अशुद्ध हो गया। उसमें मिक्स नहीं हो रही है, बस हमारे कथन में समझने में हमने भेद आ रहे हैं। वस्तु तो जैसी है वैसी है। हाँ, आत्मा तो जैसी है वैसी है। अगर कर्म इत्यादि की भेद कल्पना को से निरपेक्ष अगर चर्चा करते हैं तो वो शुद्धता हो गया, और कर्मोपाधि, भेद कल्पना एवं उत्पाद व्यय की सापेक्षता से कथन हो तो वो अशुद्धता है। द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत आत्मवस्तु यद्यपि पर और पर्याय से भिन्न, भेद विकल्पों से निरपेक्ष, अनंत गुणात्मक अभेद वस्तु है, तथापि वह उत्पाद व्यय है, स्वरूप जिनका ऐसी पर्यायों की उपाधियों यानी कि राग आदि भाव एवं भेद विकल्पों से सर्वथा ही भिन्न यानी पृथकत्व लक्षण हो, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि देखना उसे यानी कि द्रव्यांश को ही है, तथापि उसे उत्पाद व्यय रूप पर्यायों की उपाधियों एवं भेद विकल्पों से सापेक्ष भी देखा जा सकता है और निरपेक्ष भी। सापेक्ष देखना अशुद्धता है और निरपेक्ष देखना
शुद्धता है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि उत्पाद व्यय रूप पर्याय, पर्याय की उपाधि रूप औपाधिक भाव यानी राग आदि तथा भेद कल्पना, इन तीनों के ही पर्याय रूप होने से इन्हें तो पर्यायार्थिक न्याय का विषय होना चाहिए। इन्हें यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्यों बताया जा रहा है? उक्त कथन में मुख्यता पर्याय की नहीं है, द्रव्य की ही है, क्योंकि देखा तो द्रव्य को ही जा रहा है, पर्यायों को नहीं। बात तो मात्र यह है कि पर्यायों से सापेक्ष यानी पर्यायों से सहित द्रव्य को देखना अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का नाम है, और पर्यायों से निरपेक्ष यानी पर्यायों से रहित द्रव्य को देखना ये शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का काम है। यहाँ प्रयोजन तो मात्र द्रव्य को देखने का ही है, अतः यह द्रव्यार्थिक न्याय ही है। पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न तो है नहीं, पर यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का प्रयोग नहीं होता तो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के जोर में उन्हें सर्वथा पृथक मान लिया जाने पर भिन्न एकांत का प्रसंग उपस्थित हो जाता। अतः अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्यायों का कथन सार्थक ही है, प्रयोजनभूत ही है, निरर्थक नहीं, अप्रयोजनभूत भी नहीं। यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्यायों की ही चर्चा करते तो पर्यायों से भिन्नता वाला पक्ष अस्पष्ट रह जाता, उसके बिना आश्रयभूत द्रव्य ही स्पष्ट न हो पाता। अतः पर्यायों से द्रव्य को निरपेक्ष बताने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय भी अप्रयोजनभूत नहीं है, अपितु मूलभूत प्रयोजन की सिद्धि करने वाला होने से अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यह भी संभव है कि यदि एक ही पर्यायों सहित द्रव्य को देखना तो प्रमाण का विषय होना चाहिए, न कि द्रव्यार्थिक न्याय का, पर यहाँ उसे द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बताया जा रहा है। प्रमाण के विषय में द्रव्यांश और पर्यायांश समान रूप से मुख्य रहते हैं, अथवा उसमें मुख्यता और गौणता की विवक्षा ही नहीं रहती, जबकि यहाँ द्रव्यांश मुख्य है और पर्यायांश गौण। अतः यह तो निर्विवाद रूप से द्रव्यार्थिक न्याय का ही विषय है, न तो पर्यायार्थिक न्याय का है और न ही प्रमाण का ही। वस्तु के सामान्य विशेषात्मक अर्थात द्रव्य पर्यायात्मक होने से वस्तुभूत द्रव्य में पर्याय है तो सही, पर उनके रहते हुए भी यह संभव है कि द्रव्यार्थिक न्याय उन्हें गौण कर दे, देखे ही नहीं, परंतु वस्तु के द्रव्यांश को उनसे यानी पर्यायों से कर्मोपाधियों, उत्पाद व्यय एवं भेद विकल्पों से सापेक्ष देखे या निरपेक्ष, यह तो द्रव्यार्थिक न्याय की सीमा में ही आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय यद्यपि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यांश होता है, तथापि आत्महित की मुख्यता होने से यहाँ आत्मा को लक्ष्य में रखकर ही इसके उक्त भेद प्रभेद किए गए हैं। द्रव्य को पर्यायों से सापेक्ष देखना अशुद्धता का उत्पादक होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा जाता है, एवं द्रव्यों को पर्यायों से निरपेक्ष देखना शुद्धता का उत्पादक होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा जाता है। अथवा सापेक्षता यानी सहितता ही अशुद्धता है और निरपेक्षता यानी रहितता ही शुद्धता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि कर्मोपाधि, उत्पाद व्यय एवं भेद कल्पना की सापेक्षता की अपेक्षा तीन प्रकार के अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय तथा इन्हीं में निरपेक्षता की अपेक्षा से तीन प्रकार के शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय बन जाते हैं। समझ में आ गया? एकदम सरल भाषा में लिखा है इसमें, तो मैंने काफी सरल है। जैसे मूल में आप पढ़ोगे काफी उदाहरण है, उससे थोड़ा कठिन लगता है। इसके लिए मैं फिर वही उदाहरण दूंगी जहां मैं चलो इसमें उदाहरण देते हैं कि दादाजी हैं, अपने पोते के लिए लड़की देखने गए। दादा जब भी ये उदाहरण देते थे तो ये बोलते थे ऐसे तो बेटा भी जा सकता है अपने से, पर हमें बहुत इसका जिसमें विकृति नहीं आए उस दृष्टि से देखना है, तो दादाजी पोते लड़की को देखने लाए, किसी भी तरह का कोई भाव ऐसी बात में आए। इसलिए तो उनने पहले के जमाने लड़कियां घूंघट में और ऐसे आती थी, पूरे नहीं दिखती थी, तो इतना हाथ देखा
तो हाथ देख के उन्हें समझ में आ गया कि कपड़ों सहित लड़की में, कपड़ों रहित में उसका कलर कैसा होगा देख लिया, तो उसका कलर कैसा होगा देख लिया, उसकी सुंदरता समझ में आ गई। तो वो ये नहीं करें हमें वस्त्र रहित लड़की देखनी है तो हम शादी करेंगे, तो लड़की नहीं मिलेगी, डंडे मिलेंगे। तो इसलिए वस्तु में वो चीज रहते हुए उसके बिना हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है। तो ये वस्तु में उन्हें गौण कर दिया जाता है, तो वस्तु में वो चीजें हैं वो उनके साथ उसे देख सकते हैं, दृष्टि का विषय वो बन सकता है। और फिर जो चीज है और हमने संपूर्ण लड़की देखी, उसमें से कुछ अच्छी लगी कुछ लगी, स्वीकार करते थे, प्रमाण की वस्तु स्वीकार करते हैं। शादी होती है पूरी लड़की से होती है, चर्चा होती तब होती है उसकी आँख कैसी है, नाक कैसी है, कलर तो बहुत अच्छा है पर हाइट थोड़ी कम है। तो शादी करते जब 4 लड़कियां देखी तो वही उदाहरण, तो ये हाइट उसकी ले लो, नाक उसकी ले लो, 4 एक से शादी उदारी 4 लड़कियों की, इतने में एक लड़की चुननी है तो जिस चीज को महत्व देना वो दे दे और नहीं देना मत दे। तो संपूर्ण, तो कोई कलर चुन लेता है, कोई बुद्धि चुन लेता है, कोई हाइट चुन लेता है, कोई कुछ चुन लेते, और सब लड़कियों की शादी हो जाती, सब अपने अपने हिसाब से हो जाते जो उसके अनुकूल होती है। तो ये बता रहे हैं कि हमारे लिए उस वस्तु में से हटानी नहीं है चीज, हटा सकते हैं, अपनी दृष्टि में से हटा देनी है, और प्रमाण की वस्तु में दोनों चीजें एक साथ स्वीकार कर लेते हैं। और उसके आधार पर इसमें भेद है, सापेक्षता और निरपेक्षता की अपेक्षा, यहाँ शुद्धि और यहाँ शुद्धि। समझ में आया सबको? जी दीदी। एक बार में तो इतना पूरा समझ में आ नहीं, ये थोड़ा मैं कहता ना दिखने में किताब छोटी या पतली है पर एक टाइम लेगी, और ये 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। दीदी अभी जितना हो चुका है ना उतना अभी हम एक बार और रिवीजन नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जितना अभी ये भेद प्रभेद है ना तो फिर वो अभी फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो अच्छा ये है, इसलिए मैं क्लास बढ़ने के जितने लोग ज्वाइन है, जितने सिंसियर है उनके लिए हम क्लास है ना वो जो सफर कर। हाँ हाँ, तो जितना भी हो चुका है ना उतना हाँ, हम लोग सब पूरा पढ़ के आए हैं और हाँ, उसमें फिर एक बार वहां से फिर रिवीजन करें, द्रव्यार्थी नय और पर्यार्थी नय का, फिर हाँ, और ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, और अपने अपने जैसे इसके मिलते जुलते उदाहरण भी ढूंढ ले जिससे समझ में आए। नहीं, हम कोशिश ये करेंगे जो डॉक्टर साहब की दादा की छोटे दादा की पुस्तक है हम उसको भी पढ़ेंगे, हाँ, उसमें एग्जाम्पल दिए उदाहरण दिए हुए हैं तो हमको और समझ में आएगा। हाँ, हाँ, और अभय जी की भी ये पुस्तक है वो भी हम थोड़ा उसमें देखेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा क्लियर होगा। नहीं तो दीदी अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं क्लियर हाँ, बताऊं। तो आप चाहें तो हम यहाँ विराम दे दें, आगे हम अगली क्लास में कर लेंगे। यस, तो अगली क्लास में वहीं से शुरू करेंगे और हमारे जो डाउट होंगे वो हम सब लिख के लाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है दीदी। तो इनको दिव्यास ने मुझे शांति से पढ़ाना था, इसमें भागा दौड़ी नहीं करनी थी। जी दीदी। ठीक है, किसी और कुछ पूछना हो और दूसरी चर्चा करने तो कर सकते हैं। ठीक है, जिनमानी स्थिति कर लीजिए। दीदी मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। हालांकि आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है पर मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था उससे संबंधित है। हाँ, ये पढ़ने में आया था कि जो जैसे सम्यक दर्शन के पूर्व जो 5 लब्धि होती है, सम्यक दर्शन के पूर्व उसमें जो प्रायोग्य लब्धि की चर्चा है उसके अंदर ऐसा आया था कि प्रायोग्य लब्धि में इतनी 46 प्रकार की कर्म बंध की प्रकृति बंद हो जाती है, मतलब बंद नहीं होते 46 प्रकार के कर्म की प्रकृतियां, है ना, ऐसा कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन था। और ये भी पढ़ने में आया था कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो तिर्यंच इत्यादि में नहीं जाता है, ऐसा भी कहीं कथन पढ़ने में आया था। बराबर है ना दीदी? प्रश्न क्या है आपका? हाँ, तो प्रश्न मेरा ये है कि जैसे भगवान महावीर का जीवन भी अगर हम देखें, उनके जो भाव है तो उसमें तो वो सिंह की पर्याय में भी गए थे और फिर बाद में नरक में भी गए हैं, तो फिर उनको सम्यक दर्शन होने के बाद वो तिर्यंच में और नरक में कैसे क्या गए? उनको भगवान महावीर का मारीच के भाव में थोड़ी सम्यक दर्शन हुआ था, शेर के भाव में हुआ था।
नहीं तो उसके बाद के भाव में वो तिर्यंश में वगैरह नहीं गए क्या? शेर के भाव के बाद में नहीं गए। पर दीदी अब पहली इसमें अब एक इसमें एक मैं और पूरी बात सुनो। एक तो वो उस समय हुआ, उसके बाद नहीं गए। दूसरा, आज ही मैंने कहीं दूसरी क्लास में पढ़ा रहे थे, 6 ढाला में आता है ये सब। तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के भी अनेक भेद होते हैं। छायित सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उसके बाद नहीं जाता। उपसम सम्यक दर्शन हुआ होते हुए छूट जाता है, तो सम्यक दृष्टि नहीं जाता है। पर सम्यक दर्शन हो छूट गया, वो मिथ्या दृष्टि हो गया, फिर वो तो कहीं भी चला जाएगा। जैसा दीदी अब मैं एक्चुअली श्वेतांबर परंपरा से हूँ, तो मैंने हमारे इसमें जो 27 भाव भगवान महावीर के बताए हैं, हाँ, उसमें वो नरक में भी जाते हैं, शेर की पर्याय में भी जाते हैं, और हमारे इसमें ऐसा बताया हुआ है कि उनको सम्यक दर्शन जो था वो नैसार लक्कड़ आरे के भाव में हुआ था। और पहले अपन अभी जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि भाई सिंह की पर्याय में हुआ था, बराबर है। तो अगर नैसार लक्कड़ आरे के भाव में अगर हुआ होगा तो उसके बाद में वे नरक में भी गए और सिंह की पर्याय में भी गए। बस ये आपका प्रश्न समझ में समझ नहीं आ रही, रहा। मैं बताती हूँ आपको, 2 चीजें बताती हूँ, जी तो आपको वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा, इसमें आप उलझोगे नहीं। जी एक सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं, उपसम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन और छायित सम्यक दर्शन। जी ठीक है ना? तो जी उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद में वो एक अंतर्मूर्त रहता है, वो छूट जाता है। जी और उसका काम इतने हुआ कि आपका रिजर्वेशन हो जाएगा, अनंत काल तक संसार में नहीं रहेंगे, आप अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष से जाएंगे ही जाएंगे। जी। ये कौन से इसमें, ये औपशमिक सम्यक दर्शन वाला भी? हाँ, औपसमिक सम्यक दर्शन। तो औपसमिक सम्यक दर्शन तो होते छूटेगा ही छूटेगा, और सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता है। तो जो जैसे कि कोई प्रधानमंत्री जी पोस्ट पे मरेगा तो उसका अलग ढंग से तरीके से सम्मान और सब चीजें होती है, और पूर्व प्रधानमंत्री मरेगा हाँ तो उससे चीजें अलग गणित हो जाएगी। समझ में आया? तो पूर्व जी सम्यक दृष्टि मरा, तो वर्तमान में तो मिथ्या दृष्टि था ना, वर्तमान में तो हाँ आम आदमी था ना। हाँ अब जैसे वर्तमान के अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे इंडिया में आए और पूर्व राष्ट्रपति आए, दोनों के स्वागत सम्मान और व्यवस्था में अंतर आ जाता है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब पूर्व में तो सम्यक दृष्टि था, पर वर्तमान में तो मिथ्या दृष्टि है, वो कहीं नहीं जा सकता है। अच्छा तो ये भेद आपको नहीं बताया गया होगा, क्योंकि उसके बाद अनंत वो तो निरोध में भी जाएगा ना, सम्यक दर्शन हो गया तो छूट गया ना, हाँ मिथ्या तो अवस्था में गया है। जी सम्यक दृष्टि जिस समय सम्यक दर्शन है उस समय आयु का बंध हो रहा है, तो वहां नहीं जाएगा बस वो। बराबर है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भगवान महावीर का भी जो जीव था उनको सम्यक दर्शन हुआ होगा और चले गया होगा, इस अपेक्षा से कथन होगा फिर शायद वो। क्लियर? हाँ। और एक और प्रश्न था दीदी, अगर इजाजत हो तो पूछूं हाँ कि एक और ये पढ़ने में आया था कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, हाँ, बराबर है। तो इससे कम भी, इससे ज्यादा भी नहीं जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, फिर एक उदाहरण मेरे पढ़ने में ये आया था कि वो आदिनाथ भगवान के समय में उनके बाद में जो थे वो उनके 5 करोड़ मुनिराज एक साथ मोक्ष में गए, ऐसा वर्णन कहीं पढ़ने में आया था। वो कैसा पॉसिबल है फिर? वो एक समय में नहीं रहे होंगे ना, एक साथ आयु रहे होंगे ना, पता नहीं, लेकिन लंबे चर्चा में काल में रहे होंगे ना। एक साथ मोक्ष गए, ऐसा एक साथ ऐसा नहीं, लिखा था। एक साथ नहीं रहे होंगे, उनके काल में रहे हैं। अच्छा, क्योंकि 6 महीने 8 समय में तो क्षेत्र से रहे, तो इस जगह से इतने मूल्य रहे, इस काल में रहे, ऐसा। तो ये जो गणित है 6 महीने 8 समय में 608, ये हाँ, जगन्य ये जगन 2.5 जीव में से 6 हाँ महीने तो ये 608 ही जीव ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे अलग अलग है तीनों? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। नहीं ना, मतलब ये फिक्स है, ये आंकड़ा तो फिक्स है बिल्कुल। जगन्य मध्यम उत्तम से क्या मतलब आपका, मैं समझी नहीं। मतलब अगर भाई जगन्य से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं ऐसा हो, और उत्कृष्ट में भाई बहुत सारे भी जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, उनके अलग अलग चीजों के अलग अलग हैं, पर ये 6 महीने 8 समय 608 ही जाते हैं। वो नहीं, वो तो तीर्थंकर आता है, इस समय इतने तीर्थंकर कम से कम अधिक से अधिक, इसका नहीं सुना। इसका तो यही सुना 6 महीने 8 समय 608 जाते हैं। हाँ हाँ, मैं वही पढ़ा दीदी। ठीक है ना दीदी? और कुछ नहीं, बस दीदी। ठीक है, चलिए जन्माष्टमी कर लीजिए। किसी को और को कुछ पूछना है?
कर लो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जिना के विरुद्ध कुछ कहा गया तो निष्काम। सभी को जय सभी को जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी।